everyone, welcome back to my channel. So today we will study about biofeedback. So biofeedback is a very common modality which we use in physiotherapy department for the treatment of our patients. उसके पहले बच्चों, if you want to take personal classes from me along with notes, so you can contact me through the mail given here. It is also mentioned in the description box. So what is biofeedback? तो बायोफीडबैक बच्चों होता क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट बेस्ड लर्निंग प्रोसेस है. बेसिकली ये एक लर्निंग प्रोसेस है पेशेंट के लिए, और ये किसके ऊपर बेस्ड है? ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर. ठीक है. तो बायोफीडबैक में क्या होता है ना कि जो पेशेंट है, जो इंडिविजुअल है, he or she learns to change his physiological activity for improving his health or performance. मतलब कि अगर मैं अगर अपने पेशेंट को बोलूँ कि आपको एक स्ट्रेट लाइन में वॉक करना है, ठीक है, तो अगर वो लाइन के किसी भी एरिया को क्रॉस करता है और वो स्ट्रेट लाइन में वॉक नहीं कर पाता, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो मान लो मैंने उसे इंस्ट्रक्शन दिया कि नहीं आप सीधा चलिए, आप बहुत ज़्यादा लेफ़्ट की तरफ को जा रहे हो, तो वो अपनी बॉडी की एक्टिविटी चेंज करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि उसे अपनी हेल्थ और परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी है. सो दिस इज़ द मेन मैकेनिज्म ऑफ बायोफीडबैक. सो हेयर यू कैन सी एक इंस्ट्रूमेंट रखा रहता है जो कि पेशेंट से अटैच किया जाता है थ्रू लीड्स एंड इलेक्ट्रोड्स, एंड देन उसको देख के पेशेंट जो है अपना एक्टिविटी चेंज करता है. अब जो बायोफीडबैक है बच्चों, वो हम डिफरेंट तरीके से पेशेंट को दे सकते हैं, जैसे कि ईएमजी के थ्रू मिरर थेरेपी, कंप्यूटर फीडबैक या ऑडिटरी फीडबैक. तो जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि मैंने पेशेंट को स्ट्रेट लाइन में चलने का बोला, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑडिटरी फीडबैक गिवन बाय द थेरेपिस्ट. दो जो ऑडिटरी फीडबैक है वो मशीन के थ्रू भी पेशेंट को मिल सकता है. ठीक है. सो दिस इज़ द मैकेनिज्म हाउ विच बायोफीडबैक थेरेपी वर्क्स. सो बेसिक मैकेनिज्म क्या होगा कि जैसे मान लो मैंने पेशेंट को किसी कंप्यूटर से कनेक्ट किया, ठीक है, जहाँ पे उसे ऑडिटरी और विजुअल सिग्नल्स दिखाई देंगे. ठीक है. अब पेशेंट को क्या करना है, मैंने इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया पेशेंट की स्किन से. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं ईएमजी बायोफीडबैक ले रही हूँ, ठीक है, तो मैंने सरफेस इलेक्ट्रोड्स लगाए पेशेंट के ऊपर. उसके बाद वो लीड्स को मैंने कनेक्ट कर दिया एक कंप्यूटर से, जिस पे मैंने पेशेंट को एक टास्क दिया है कि आप कंप्यूटर पर ये वाला गेम खेलना है. ठीक है. अब अगर वो पेशेंट जो है, अगर वो गेम खेलते खेलते कोई गलती करेगा या फिर कोई फाउल करेगा, तो उसको एक डिटेक्शन मिलेगा थ्रू विजुअल एंड ऑडिटरी फीडबैक कि आप गलत जा रहे हो, आप सही से करो. ठीक है. तो वो जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो उसकी जो बॉडी की एक्टिविटी है उसको टेकअप कर लेंगे. ठीक है. उनको एम्पलीफाई करके दिखाया जाएगा किस पे? वीडियो एंड ऑडियो सिग्नल्स के थ्रू, जो कि पेशेंट फिर वापस समझेगा कि हाँ मैंने गलत किया, एंड देन ही विल ऑल्टर हिज एक्टिविटी एंड देन ही विल प्रैक्टिस अगेन. जैसा कि आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर बेसिक मैकेनिज्म है. इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, एक एम्पलीफायर है जो कि पेशेंट के जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको एम्पलीफाई कर देता है, और फिर उसको उससे फीडबैक मिलता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बायोफीडबैक. तो बच्चों बायोफीडबैक है वो मैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी के थ्रू भी करवा सकती हूँ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के थ्रू भी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी के थ्रू पेरिफेरल टेम्परेचर एंड थ्रू फोटोप्लेथिस्मोग्राफी. तो इन सब तरीक़ों से हम बायोफीडबैक जो है वो पेशेंट को प्रैक्टिस करवा सकते हैं. नाउ प्रिंसिपल ऑफ बायोफीडबैक. तो जो बायोफीडबैक है बच्चों वो 4 प्रिंसिपल पे काम करता है. फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द पेशेंट, यूज़र कंट्रोल, सिलेक्शन ऑफ स्टार्टिंग पोजीशन एंड शेपिंग बिहेवियर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोवाइडिंग फीडबैक. तो जो बच्चों फीडबैक होता है ना, जो कि हमें वो इंस्ट्रूमेंट देगा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिस्पॉन्स. यानी कि जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ मसल कॉन्ट्रैक्शन का होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्रोड्यूस होगा. ऑल्सो ये जो बायोफीडबैक इक्विपमेंट है इट शुड बी सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक. सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक का बच्चों यहाँ पे क्या मतलब हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. ठीक है. मान लो मुझे पेशेंट का बैलेंस इम्प्रूव करना है. ठीक है. तो मैंने पेशेंट को बोला कि आपको 1 लेग स्टैंडिंग करनी है डिफरेंट एरियाज़ पे. ठीक है. पहले आप प्लेन उस पर करोगे, फिर आप थोड़ा इंक्लाइन वाले हिस्से पे करोगे. इस तरीके से मैंने पेशेंट को बायोफीडबैक प्रैक्टिस करवाया. ठीक है. तो जितना ज़्यादा अच्छे से मेरा पेशेंट स्टैंडिंग करेगा ऑन 1 लेग, उतना ज़्यादा अच्छा उसको स्टिमुलस मिलेगा, उतना ज़्यादा अच्छा फीडबैक आएगा. जैसे कि आप एक गेम खेलते हो, तो जितना अच्छा गेम खेलते हो आप उतने लेवल ऊपर होते जाते हो ना, और जितना आप गंदा गेम खेलोगे आप उसी लेवल पे अटके रहोगे. तो यानी कि जो आपकी गेम खेलने की क्षमता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके गेम के लेवल के.
सेम प्रिंसिपल पे बायो फीडबैक वर्क करता है। तो जितना अच्छा स्ट्रेंथ या जितना अच्छा रिस्पॉन्स पेशेंट देता है इन राइट डायरेक्शन, सही तरीके में, उतना अच्छा आपका बायो फीडबैक के सिग्नल आपको वापस मिलते हैं, रिस्पॉन्स आपको वापस मिलता है। ठीक है, अब मान लो मैंने बायो फीडबैक लगाया पेशेंट को बैलेंस चेक करने के लिए, बट जो बायो फीडबैक की यूनिट है वो तो बैलेंस चेक ही नहीं कर रही, वो तो उसका स्ट्रेंथ चेक कर रही है। तो मेरा बायो फीडबैक लगाने का पेशेंट को पर्पस इज़ ऑलमोस्ट गॉन, क्योंकि जो मैं कराना चाहती हूँ पेशेंट को वो तो हो ही नहीं रहा। So it means the biofeedback unit should be sensitive and specific, ठीक है, to the goal, to the training which I am giving to the patient। तो इस चीज़ का ये मतलब है बच्चों। जैसे यहाँ पे हमने क्वाड्रिसेप्स के ऊपर हमने इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए हैं, तो इसमें हम क्वाड्रिसेप्स की कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं, तो इट शुड बी स्पेसिफिक टू द एक्सटेंशन ऑफ नी, क्योंकि क्वाड्रिसेप्स का वही काम है। ठीक है, For biofeedback to be successful, the patient must correlate their action based on the output signal, which requires practice, and it should be easily registered and used by the patient। अब मान लो बायोफीडबैक ने तो आपको सिग्नल दे दिया पेशेंट को, ठीक है, बट अगर पेशेंट को वो सिग्नल समझ नहीं आ रहा या फिर वो उसके बाद भी उस सिग्नल पर ढंग से काम नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स किसका फॉल्ट है? पेशेंट का। तो पेशेंट को बायोफीडबैक मशीन अच्छे से यूज़ करनी आनी चाहिए कि कब ये मुझे बता रहा है कि सही जा रहा हूँ मैं, कब मुझे बता रहा है मैं गलत जा रहा हूँ। तो इस चीज़ का पेशेंट को अच्छे से ध्यान रखना है। तो पेशेंट को अपने सारे सेंसेस खुले रखने हैं, ऑडिटरी, विजुअल, सोमैटोसेंसरी, सारा सिस्टम अपना ओपन रखना है बायोफीडबैक के टाइम पे। ठीक है, नाउ द सेकेंड प्रिंसिपल इज़ द यूज़र कंट्रोल। जैसे ही पेशेंट को आइडिया लग जाता है कि हाँ बायोफीडबैक यूनिट जो है वो इस तरीके से काम करती है, ये इक्विपमेंट इस तरीके से चलता है, ठीक है, तो थेरेपिस्ट को बार बार फीडबैक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूजुअली जब पेशेंट पहली बार बायोफीडबैक यूनिट पे जाता है तो थेरेपिस्ट को उसके साथ काफ़ी टाइम तक सपोर्ट करना पड़ता है, उसे इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, उसको बताना पड़ता है कि हाँ अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, आप सही से करो। वंस द यूज़र इज़ वेरी मच कंफर्टेबल विद द यूनिट, बायोफीडबैक यूनिट, तो वो अपने आप ही समझ जाता है कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, कहाँ सही जा रहा हूँ। द थर्ड प्रिंसिपल इज़ द सिलेक्शन ऑफ स्टार्टिंग पोजीशन। अब बच्चों किसी भी, मेरे को मान लो स्टार्टिंग पोजीशन किस पे डिपेंड करेगी? मेरी गोल पे। अगर मान लो मेरा गोल है मसल रिलैक्सेशन का, तो मुझे पता है कि भाई सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन इसे कम मिलेगा जब ये लाइंग पोजीशन में होगा, और सबसे कम रिलैक्सेशन कब मिलेगा इसे? जब ये स्टैंडिंग पोजीशन में होगा। तो अगर मेरा गोल है कि मुझे मसल रिलैक्सेशन ही कराना है पेशेंट का, तो आई विल चूज़ लाइंग पोजीशन, ईदर प्रोन और सुपाइन। ठीक है, तो स्टार्टिंग पोजीशन किस पे डिपेंड करेगा कि मेरा गोल क्या है, मुझे पेशेंट को अल्टीमेटली करवाना क्या है, क्या मैं अचीव करवाना चाहती हूँ, और दूसरा जो पोजीशन पेशेंट आराम से और अच्छे से अटेन कर ले, तो इन पे मेरा जो पोजीशन है वो डिपेंड करेगा। देन इज़ दी शेपिंग द बिहेवियर। ठीक है, अब मान लो जैसे कि मैंने आपको बोला, इसमें आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप पेशेंट को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा रहे हो, ठीक है, आपका जो पेशेंट है वो अच्छे से 5 किलो का वज़न उठा पा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसे 5 किलो पे ही रखोगे, है ना, आप थोड़ा सा लोड उसमें और डालोगे ताकि वो 6 kgs पे आए, फिर वो 7 kgs पे आए। क्यों? क्योंकि आप उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ करना चाहते हो, है ना। सो दिस इज़ द ओवरलोड प्रिंसिपल जो हमने बायोमैकेनिक्स में एक्सरसाइज थेरेपी में पढ़ा है कि जब तक हम एक स्पेसिफिक किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग करा रहे हैं, अगर हम उसके ऊपर लोड नहीं डालेंगे तो वो काम नहीं करेगा, है ना। तो सेम गोज़ विथ हेयर ऑल्सो। ठीक है, अगर मेरा थ्रेशहोल्ड एक चीज़ का सेट हो चुका है, तो उसके बाद अगर मुझे उसको उसकी पेशेंट की एक्टिविटी और इंक्रीज़ करानी है, तो मुझे उस थ्रेशहोल्ड को तोड़ के आगे जाना पड़ेगा, पेशेंट के ऊपर लोड डालना पड़ेगा, तभी जो मेरा पेशेंट है वो अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा। देन द यूजेस ऑफ बायोफीडबैक। अब बच्चों बायोफीडबैक के जो यूजेस हैं इनको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, टू इंक्रीज द एक्टिविटी एंड टू डिक्रीज द एक्टिविटी। अब एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, टू इंक्रीज एंड्योरेंस, टू इंक्रीज पावर। डिक्रीज में टू डिक्रीज द मसल एक्टिविटी, टू प्रमोट रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बायोफीडबैक में ब्रॉड कैटेगराइजेशन है। अब ये किन किन चीज़ों पे यूज़ हो सकता है? फॉर इम्प्रूविंग रिड्यूसिंग स्पास्टिसिटी, for the recovery and improve the muscle function, for muscle strengthening and endurance। ठीक है, रिकरेंस ऑफ पेन को कम करने के लिए, पोस्चरल कंट्रोल के लिए, बैलेंस के लिए, मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशंस को
कम करने के लिए वी कैन यूज़ बायो फीडबैक। ठीक है, अब जो बायो फीडबैक इक्विपमेंट होता है, अब इस इक्विपमेंट के बच्चों मेन 3 चीज़ होती हैं इस मशीन में बायो फीडबैक की। क्या क्या? एक ट्रांसड्यूसर होता है, एक सिग्नल प्रोसेसर होता है और एक ऑडियो या विजुअल या बोथ डिस्प्ले होता है। ठीक है, सो दिस इज़ अ टिपिकल यूनिट ऑफ बायो फीडबैक। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है बच्चों, ये मतलब इलेक्ट्रोड्स को एक तरीके से हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है कि जो पेशेंट की स्किन है, जो पेशेंट है उसकी बॉडी से सिग्नल कौन लेगा, वो लेता है हमारा ट्रांसड्यूसर। इन दिस केस इट इज़ द इलेक्ट्रोड्स, अगर हम EMG यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, सिग्नल प्रोसेसर क्या करता है, अब इसने सिग्नल ले लिए, इलेक्ट्रोड्स ने हमारी बॉडी से सिग्नल ले लिया, पेशेंट की बॉडी से सिग्नल ले लिया, अब उनको एम्पलीफाई भी करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और फिल्टर आउट भी करना पड़ेगा कि जो एक्स्ट्रा सिग्नल है वो निकल जाए। ठीक है, तो वो काम कौन करता है, सिग्नल प्रोसेसर। सिग्नल प्रोसेसर नाम से ही पता चल रहा है, जो चीज़ों जो सिग्नल आ रहे हैं उनको प्रोसेस करे, इट इज़ द सिग्नल प्रोसेसर। ऑडियो विजुअल डिस्प्ले, जो कि पेशेंट को दिखाई देता है, ठीक है, जिसके बेसिस पे वो अपनी एक्टिविटी इम्प्रूव करता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए, ठीक है, मेरी बॉडी में कोई चेंज हुआ तो वो जो इलेक्ट्रोड्स है, ट्रांसड्यूसर है, उन्होंने वो चेंजेस पिकअप कर लिए। फिर सिग्नल प्रोसेसर ने क्या किया, उनको एम्पलीफाई किया और जो अनवांटेड सिग्नल थे उनको फिल्टर आउट कर दिया। फिर विजुअल और ऑडिटरी डिस्प्ले पे वो सिग्नल जाते हैं। ठीक है, फिर उनका परसेप्शन होता है, वो पेशेंट दोबारा देखता है वो सिग्नल। ठीक है, और कॉन्शियस अननोन पाथवे के थ्रू पेशेंट उनको ठीक करता है। ठीक है, मान लो मैंने बायो फीडबैक पे पेशेंट को बोला कि आपको ये एक पर्टिकुलर गेम है और आपकी जो बॉल है वो कहीं पे भी टच नहीं होनी चाहिए येलो कलर की चीज़ के साथ। ठीक है, आपकी बॉल ब्लू कलर की है, आपकी बॉल किसी भी येलो कलर की चीज़ के साथ जो स्क्रीन पे दिख रही है टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर वो टच होगी तो मेरे पेशेंट को दिखेगा, ही विल परसीव इट कि हाँ मैंने येलो कलर की चीज़ के साथ टच कर दिया बॉल को, तो ये मेरी गलती हो गई। तो फिर वो उस चीज़ को ठीक करेगा, वो ध्यान देगा कि मैं उस बॉल को येलो कलर की चीज़ के साथ टच ना करूँ। सो दिस इज़ हाउ द होल बायो फीडबैक इक्विपमेंट वर्क्स। सो EMG, अगर मैं EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी बायोफीडबैक की बात करूं बच्चों, तो इसमें हम सरफेस इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। वेयर आज जब हम डायग्नोस्टिक EMG पढ़ते हैं, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे हम नीडल इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे वी डू नॉट यूज़ सरफेस इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर इलेक्ट्रिकल नॉइज़। अब जो बच्चों EMG के सिग्नल होते हैं ना, ये बहुत छोटे होते हैं, अप टू 1 मिलीवोल्ट के। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ डिटेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिकल नॉइज़ भी आ जाती है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल नॉइज़ इज़ द अनवांटेड नॉइज़ जो कि EMG सिग्नल के साथ हमें सुनने को मिल जाती है। सो कॉमनेस्ट फॉर्म क्या होता है, कहाँ से आती है ये इलेक्ट्रिकल नॉइज़, रेडियो ट्रांसमीटर से, पावर लाइन से, लाइट बल्ब से, फ्लोरोसेंट लैम्प से। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिकल नॉइज़ आ सकता है। ठीक है, सो दिस नॉइज़, अब हमें इस नॉइज़ को हटाना है, कम करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रोड्स की मदद से, 2 एक्टिव इलेक्ट्रोड्स और एक पैसिव इलेक्ट्रोड। तो जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है बच्चों, उसको हम लगाते हैं मसल के ऊपर, जिस टिपिकल मसल की हम बायो फीडबैक दे रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर हमने 2 एक्टिव इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। जो पैसिव इलेक्ट्रोड है उसको हमने कहीं पे भी एल्सवेयर इन द बॉडी वी हैव प्लेस्ड इट, और इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर से। ठीक है, अनवांटेड नॉइज़ आई, ठीक है, उसके लिए हमने, उसको हटाने के लिए, कम करने के लिए हमने क्या किया, 3 इलेक्ट्रोड्स लिए, 2 एक्टिव एक पैसिव। दोनों एक्टिव इलेक्ट्रोड्स को हमने लगाया मसल के ऊपर और पैसिव वाले को लगाया हमने कहीं पे भी बॉडी पे दूसरी जगह पे। ठीक है, और इन तीनों इलेक्ट्रोड्स को हमने कनेक्ट कर दिया डिफरेंशियल एम्पलीफायर से। अभी डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता क्या है, सो इट सब्ट्रैक्ट्स द टू and amplifies the difference so that noise is eliminated and the signal reflects EMG। अब इसने क्या किया, जो 2 एक्टिव और एक पैसिव इलेक्ट्रोड्स के सिग्नल आ रहे थे उनको इसने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से जो EMG का सिग्नल था वो फिल्टर आउट हो गया और हमें वही चीज़ ज़्यादा एम्पलीफाई करके दिखाई गई। सो DA might typically have a gain of 50x। So quality of differential amplifier is principally determined by what is known as common mode rejection ratio। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बायोफीडबैक, बेसिक्स ऑफ बायोफीडबैक। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी बच्चों, वो आएगी अबाउट इलेक्ट्रोमायोग्राफी बायोफीडबैक, यानी कि EMG बायोफीडबैक पे एक डिटेल्ड वीडियो विद द डिटेल्ड प्रोसीजर। सो आप उस वीडियो को भी जाके देख लेना।
थैंक यू।